बहुत स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। आज क्या खास है प्राइम एट 4 में, पहले एक निगाह उस पर। आपको दिखाएंगे दुश्मन का सीना चीर विश्व योग दिवस इन कश्मीर। श्रीनगर में पीएम के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। नीट और नेट में धांधली के कितने गुनहगार और कौन है असली सूत्रधार, कैसे किया राहुल ने सरकार पर प्रहार, यह भी आज आपके सामने होगा। दिल्ली में जल संकट बरकरार, क्या टैंकर माफियाओं से मिली है केजरीवाल सरकार, सच आपके सामने रखा जाएगा प्राइम एट 4 में। क्या यही है कांग्रेस का खटाखट, कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े फटाफट, आगे क्या होने वाला है ये आज आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। बुलेटिन में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर निगाह रहेगी, लेकिन पहले बात गर्मी की और बारिश की। देश के कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। असम के दार्जिलिंग में बारिश के बाद बाढ़ देखने को मिल रही है। तीस्ता बाजार का इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है। कई मकानों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के हालात के बीच स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। असम के नागांव में भी बारिश बाढ़ का कहर है। नागांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाकों में घुस गया है बाढ़ का पानी और इस वजह से कई एकड़ों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई। एक तरफ असम तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र। बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बाद बाढ़ और तेज बारिश के बाद नदी उफान पर दिखाई दे रही है। बाढ़ के पानी में डूब गए हैं हाईवेज और रेलवे ट्रैक। देहरजे नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब गया है। पालघर उमरोली रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन सर्विसेज पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। ठाणे के घोड़बंदर रोड मानपाड़ा में पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो गया है। यहां यही दिखाती तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और अब दार्जिलिंग असम, नागांव असम, पालघर महाराष्ट्र और भिवंडी महाराष्ट्र की ये तस्वीरें। महाराष्ट्र और उधर असम में बाढ़ की वजह से क्या स्थिति है, इन तस्वीरों से बयान हो रहा है। अभी बाढ़ और बारिश की वजह से जो हाल है वो मैंने आपको दिखाया। गर्मी का हाल भी आपको आगे दिखाऊंगा। इस बीच यूपी के बरेली में आंधी बारिश के साथ आई आफत। 2 मकान के लिंटर गिरने से मलबे में दब गए लोग। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। फरीदपुर के भगवानपुर फौलवा की घटना है ये। दोनों मकानों के लिंटर गिरने से 9 लोग जख्मी हुए हैं। 2 लोग मारे गए हैं, 9 लोग जख्मी हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। एक तरफ कुछ राज्यों में बारिश बाढ़ परेशानी का सबब बनी हुई है, आंधी सबब बनी हुई है परेशानी का, और दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है कई जगहों पर। मसलन दिल्ली में अचानक हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ गए। हीट स्ट्रोक से जुड़े 310 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 48 घंटों में 14 मरीज मारे भी गए हैं। हीट स्ट्रोक के मामले, और ये हीट स्ट्रोक के मामले अचानक इतने जानलेवा हो गए हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा, दिल्ली की तस्वीरें, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास भी यही स्थिति है। 48 घंटे में 310 लोग एडमिट हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, जिसमें से 112 जो है डिस्चार्ज हो गए, ठीक होके चले गए। 118 अभी भी एडमिटेड हैं और करीब 14 लोग जो है उसके अंदर जो है उनकी डेथ भी हुई है। जी 14 लोगों की है डेथ हुई है। और दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने कोरोना के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। निगम बोध घाट पर शवों का अंबार लग गया है। एक दिन में 142 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। जून महीने में अब तक 1101 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो मैक्सिमम आया एक दिन के अंदर, वो आया 253। उसके पश्चात, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये 60 की एवरेज, जनरली एवरेज 60 की रहती है पर डे, और जो भयंकर सर्दी पड़ती है, जब गर्मी तो नहीं पड़ी कभी भी, लेकिन ये भयंकर सर्दी पड़ती है तो उसमें 90 का आंकड़ा आ जाता है। लेकिन वही आंकड़ा गर्मी के अंदर जो कभी नहीं आया पहले, वो 90 का, 85 का, 80 का एवरेज पिछले 15 दिन में आ रहा है। जबरदस्त गर्मी के बीच दिल्ली के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं, और इस बीच जैसा हमने आपको बताया, निगम बोध घाट पर शवों की संख्या बढ़ गई है। 14 जून को 13 शवों का दाह संस्कार किया गया। 15 जून को 53 शवों का दाह संस्कार किया गया। 16 जून को 70 शव यहां पहुंचे। 17 जून को 54 शवों का दाह संस्कार हुआ। 18 जून को 97 शव
लेकिन 19 जून को अचानक शवों की संख्या बढ़ी और यह आंकड़ा 142 तक पहुंच गया। और इस बीच दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम में कुछ बदलाव हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भारी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हीट वेव जैसे हालात जारी रहेंगे। अगले 5 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया पंजाब हरियाणा में हीट वेव के हालात नहीं हैं। आज दिल्ली में आ सकती है एक बार फिर से आंधी, एक बार फिर से तूफान की स्थिति बन सकती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से उम्मीद नहीं है कि अभी हीट वेव का स्थिति दोबारा पैदा होगा, मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। 1-2 इलाके में जस्ट सिंपल हीट वेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। और सहारनपुर में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। डूबने का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जहां आपको एक युवक ट्यूब के सहारे तेज पानी के बहाव में बहता हुआ नजर आएगा। ट्यूब रस्सी के सहारे कुछ लोगों ने पकड़ रखी है जो उसे बहाव से दूर लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन युवक किसी भी तरह से बहाव से निकल नहीं पाता। वो करीब 3 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहता है, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसके हाथ से ट्यूब भी छूट जाती है। युवक जैसे ही पानी में बहना शुरू करता है, आसपास के लोग नहर में छलांग लगाकर उसे बचाने जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और युवक की मौत हो चुकी होती है। और उधर नीट मामले में, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। अभ्यर्थी अनुराग यादव का बड़ा कबूलनामा। एग्जाम से एक दिन पहले मिला था पेपर। अनुराग ने कहा लीक पेपर से 100% मैच किया। जो पेपर आया वो पूरा का पूरा मिल रहा था, अनुराग ने कहा, और मुझे उत्तर रटवाए गए थे। अनुराग यादव का यह भी दावा है। और आपको विस्तार से बताते हैं कि पूछताछ में अनुराग यादव ने क्या कुछ बताया है। जो उसने रिवील किया है वो बहुत सनसनीखेज है, हैरान कर देने वाला है। क्या कहा था? एनएचएआई के गेस्ट हाउस में लिखी गई थी नीट पेपर लीक की स्क्रिप्ट, ये बताया अनुराग ने। अभ्यर्थी अनुराग को उसके फूफा ने कोटा से वापस बुलाया। अनुराग के फूफा ने कहा सेटिंग हो गई है, अब कोटा में रहने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। 4 मई को अनुराग पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस में आया। रूम नंबर 10 में उसकी मुलाकात नीतीश और आनंद से हुई। नीतीश ने ही अनुराग को नीट का क्वेश्चन पेपर दिया। नीतीश और आनंद ने अनुराग को उत्तर रटवाए, ये अनुराग ने खुद कबूला है। नीट पेपर लीक में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिकंदर ने अपनी भूमिका कबूली है। अमित और नीतीश को 4 मई को पेपर मिल गया। नीट कैंडिडेट्स को पटना बुलाया गया। सिकंदर ने कहा रामकृष्ण नगर के एक सेफ हाउस में कैंडिडेट्स रुके, यह भी सिकंदर ने बताया। 4 मई को प्रश्न पत्र लेकर उम्मीदवारों को उत्तर रटवाए गए। सिकंदर का यह भी दावा है। नीट पेपर लीक पर 3 और आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। परीक्षा पास करवाने के मिले थे निर्देश। अमित आनंद ने बताया अभ्यर्थी से लिए गए 30 लाख रुपए। अमित आनंद का कबूलनामा। आंसर रटवाने के लिए वसूली की गई, अमित आनंद ने यह भी बताया है। नीट पेपर लीक पर बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। सिकंदर के नाम पर थी गेस्ट हाउस की बुकिंग। विजय सिन्हा ने बताया तेजस्वी के निजी सचिव ने फोन करके बुकिंग करवाई। विजय सिन्हा ने कहा रांची जेल में लालू यादव की सेवा करता था आरोपी सिकंदर। विजय सिन्हा ने यह भी कहा नीट मामले में पूरी तहकीकात की जरूरत है। विजय सिन्हा का यह भी कहना है। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। उस समय जब मंत्री यहां के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी
जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। सिकंदर यादवेंदु, जिसका नाम आप सुन रहे हैं, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, वो जरा मैं आपको दिखा दूं। सिकंदर यादवेंदु की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हम रखने वाले हैं और उसके बाद विस्तार से आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली इस मामले में कौन से और पहलू हैं जो आपको पता होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो बताया वो हमने अभी कुछ बाइट्स के माध्यम से आपके सामने रखा है। उसके कुछ सेलिएंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने का काम हम करेंगे। ये है सिकंदर यादवेंदु, जिसके संदर्भ में ये चर्चा हो रही है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने बताया है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने फोन किया। उस समय रात के 9:07 हुए थे। आरसीडी कर्मचारी प्रदीप के पास प्रीतम का फोन आया। सिकंदर कुमार के लिए एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा गया। इसके बाद 4 मई को प्रीतम कुमार ने एक बार फिर प्रदीप को फोन किया। तब समय सुबह के 8:49 का था। इसके बाद भी उस रोज प्रीतम की तरफ से प्रदीप को 3 बार और कॉल गए। प्रीतम के कहने पर प्रदीप ने एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक किया था। और अब आपको प्रदीप कुमार की भी बातें सुनवाते हैं। बताते हैं कि प्रदीप कुमार ने इस बारे में क्या जानकारी दी। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनी कर दिया, उनको फोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और नीट पेपर लीक मामले में राजनीति तेज हो गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर नारेबाजी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर नारेबाजी, एनएसयूआई का लगातार प्रदर्शन। उधर एबीवीपी भी इस मामले में अपना ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंप चुका है। और यहां आप देख रहे हैं एनएसयूआई के छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा आरोप, मोदी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं। राहुल ने कहा पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर परीक्षा में धांधली क्यों हो रही है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। और नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। 8 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। हाईकोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई। राजस्थान, कलकत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट में नीट से जुड़ी याचिकाओं पर रोक लगाई गई। जयपुर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज हुआ है। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भांजी है लाठियां। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहा था विरोध। पुलिस हिरासत में छात्र नेता शुभम रेवाड़ को लिया गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं। छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कुछ छात्रों की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि सेमेस्टर परीक्षा में गलत तरीके से विद्यार्थियों को फेल किया गया। रीवैल्यूएशन के नाम पर छात्रों से पैसे वसूले जा रहे थे। इसके खिलाफ छात्र परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की। तभी कुछ छात्रों की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई और बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में इस बार 70% से ज्यादा छात्र फेल हो गए। इसीलिए छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने छात्र नेता शुभम रेवाड़ को हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शन कर रहे सभी छात्रों को वहां से खदेड़ दिया है। तो वहीं शहीद स्मारक पर प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवा टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। आरयू में पुलिस ने छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नीट के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं। अब यूजीसी नेट को लेकर ये बड़ी खबर भी देख लीजिए। परीक्षा कैंसिल होने के बाद पहली बार आया शिक्षा मंत्रालय का बयान। शिक्षा मंत्रालय का कहना है गड़बड़ी की आशंका के चलते परीक्षा कैंसिल की गई। शिक्षा मंत्रालय ने कहा अपराधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सीबीआई को परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए गए।
यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है। नीट परीक्षा कैंसिल होने पर कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा यह बहुत बड़ा घोटाला है, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। पीएम ने 24 लाख बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया, गौरव गोगोई ने कहा। जैसे परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीट के द्वारा लगभग 24 लाख बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है और अभी नेट के परीक्षा के द्वारा लगभग 9 लाख बच्चों को बेसहारा और अकेले और बेबस छोड़ दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कल देश भर में बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। राहुल गांधी जी इन बच्चों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। सरकार की अच्छी पहल है और जो सीबीआई जांच सौंपी गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। When we were speaking about this, the BJP was mocking that, saying that it is not an issue. 4 people have been arrested in Bihar and they have told that the NEET paper has been leaked. एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और शामली में बेखौफ दबंगों ने सरेआम लहराए हथियार। भरे बाजार में आधा दर्जन युवकों ने दबंगई दिखाई। हथियार लहराए जाने से व्यापारियों में खौफ है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो चर्चा का विषय है। सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई देगा, हाथों में हथियार लिए ये सभी आधा दर्जन बदमाश भरे बाजार से बेखौफ होकर निकलते हैं। आसपास के सभी लोग उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। ये तस्वीरें कस्बा एलम की हैं जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल। कुछ ही देर में श्रीनगर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल डल झील के किनारे पीएम मोदी करेंगे योग। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा है। पीएम के दौरे से पहले श्रीनगर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। देशवासियों को पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल 21 जून को ही हमारे सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलते हैं, जो भारतीय कालगणना के हिसाब से उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं। स्वाभाविक रूप से एक उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाने का ये दिन निश्चित रूप से प्रकृति को समझने का, खगोल शास्त्र को समझने का एक अलग मौका देता है। और कश्मीर में पीएम का पूरा कार्यक्रम क्या है वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। जिस इवेंट में पीएम हिस्सा लेंगे उसका नाम है एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर। इसके साथ ही पीएम 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। कल विश्व योग दिवस के मौके पर पीएम सुबह 6:30 बजे से कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत डल के किनारे योगासन करेंगे। इस दौरान करीब 7,000 लोग उनके साथ होंगे। 2024 के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई। और विश्व योग दिवस की देश और दुनिया में बड़ी चर्चा है और जोरों पर तैयारियां हैं। दिल्ली में स्वामी रामदेव ने एक बार फिर से योग के मौके पर लोगों को संदेश देने का काम किया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास में योग सत्र का आयोजन हुआ। खेल मंत्रालय ने योग महोत्सव का आयोजन किया है। ये सच है कि योग युगों युगों से था, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच उलझ के रह गया था। हमें निमित्त बनाया भगवान ने। हम 25 लाख किलोमीटर देश में घूमे और
आज घर घर तक जन जन तक योग पहुंचा है। विश्व में योग को गौरव दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। योग के प्रति एक अवेयरनेस। योग की अब बात उत्तर प्रदेश में हार की रिपोर्ट तैयार करने वाली बीजेपी टास्क फोर्स की। बीजेपी की स्पेशल 40 ये पता करने में जुटी हुई है कि आखिर यूपी में पार्टी हारी क्यों, और इसके लिए 26 सवालों की लिस्ट तैयार की गई। इन्हीं 26 सवालों को स्पेशल टीम प्रत्याशी, स्थानीय प्रभारी और कार्यकर्ताओं से इस संदर्भ में पूछताछ कर रही है, और उद्देश्य जो है वो ये है कि कारणों का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। टीम की तरफ से प्रत्याशी की कमजोरी, विपक्ष की ताकत, जनता में प्रत्याशी और पार्टी की छवि और रुझान, भीतरघात जैसे सवालों के जरिए असलियत पता लगाने का काम किया जा रहा है। स्पेशल 40 की ये टीम 24 जून को अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपने वाली। और अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसके आधार पर बीजेपी की स्पेशल टास्क फोर्स रिपोर्ट तैयार कर रही है। जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे? क्या सरकार के फैसलों का जनता पर असर था? सरकारी अफसरों के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट थी? उम्मीदवार जनता से कितने जुड़े हुए थे? उन्होंने कितने गांवों में प्रचार खुद जाकर किया था? हिंदू मतदाता जातिगत आधार पर क्यों बंट गए? प्रचार सामग्री का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से हुआ? संगठन और प्रत्याशियों के बीच तालमेल और टीम वर्क कैसा रहा? बूथ मैनेजमेंट कैसा रहा? विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी, क्या नैरेटिव चलाया? जमीन पर विपक्षी उम्मीदवारों का आंदोलन क्या था और उन्होंने अपने अभियान में किन संसाधनों का उपयोग किया? संविधान और आरक्षण के मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ा? घर घर संपर्क कैसे किया गया और उसके परिणाम क्या रहे? 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग का फ्लोटिंग वोटर बीजेपी से खिसका क्यों? जिले से लेकर बूथ स्तर तक समन्वय, कोऑर्डिनेशन का काम किसने किस तरीके से निभाया? और इधर दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है। टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसको आपने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया। और नाहन में गोवंश की कुर्बानी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने जावेद की दुकान खाली करवाने की मांग की है। सामाजिक एकता बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में हुए बवाल के बाद जावेद की दुकान बंद है, वो फरार है। हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां कल लोगों ने हंगामा किया था। नवभारत से बात करते हुए लोगों में नाराजगी नजर आई। जावेद को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग जावेद की दुकान खाली करवाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। बताइए कल क्या हुआ था यहाँ पे, अगर आप कुछ बता सके हमें। यहाँ पर जिन्होंने अपनी फोटो अपलोड करी थी फेसबुक पर, जावेद नाम के एक शख्स है सहारनपुर से, जिला जलालाबाद, तो उन्होंने हिंदुओं की भावना को भड़काया और यहाँ पर अपलोड करा। क्या स्थानीय लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, जो है ये है अपना जो बाहर से आए हुए दुकानदार है अपना वापिस जाए और यहाँ के जो हमारी एकता है हिंदू मुसलमान की उसको खराब ना करा जाए। जो मान लो कटिंग करके वो वीडियो डाली हुई है ना, वो गलत है। आप लोगों में, स्थानीय लोगों में रोष है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल है रोष, क्योंकि गलत चीज तो गलत है ना सर। क्या चाहते हैं आप लोग? बस चाहते क्या है कि ऐसा बंदा हम तो पसंद लाइक नहीं करते बस। तो कुछ यहाँ मांगे भी की दुकानें खाली करवाई जाए ऐसा? हाँ कुछ है भी, पब्लिक की डिमांड है कि भी दुकानें खाली ही कराई जाए। ठीक है। तो आप देखिए जिस तरीके से घटना हुई तो स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी रोष है और उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भले ही 15-20 साल से वो यहाँ पे दुकान चला रहा हो, लेकिन जिस तरीके से भावनाएं तो ही हैं, ये दुकानें क्योंकि किराए पर हैं तो ये खाली भी होनी चाहिए। नाहन से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नव भारत। जावेद सहारनपुर का रहने वाला है। आपने सुना, एक स्थानीय व्यक्ति ने यह बताया भी। वो हिमाचल के नाहन में कपड़े की दुकान चलाता था। बकरीद पर उसने गोवंश कुर्बानी की तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड की। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बवाल काट दिया। जावेद की इस हरकत के बाद से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना है। कुर्बानी की तस्वीर से लोग भड़क गए हैं। जावेद ने भावनाएं आहत की हैं, सामाजिक एकता बिगाड़ने की कोशिश की है। बाहरी लोगों को यहां नहीं रहने देंगे। जावेद सहारनपुर का रहने वाला है, उसकी दुकान हम खाली करवाएंगे। किसी बाहरी को यहां पहुंचकर यहां का जो हिंदू मुस्लिम एकता का ताना बाना है उसे छिन्न भिन्न नहीं करने देंगे। उनके दामों में इजाफे के खिलाफ हल्ला बोल चल रहा है। बीजेपी ने विधानसभा तक साइकिल रैली निकाली। पेट्रोल डीजल के बाद पानी के दाम भी बढ़ सकते हैं। बस के किराए में भी बढ़ोतरी का संकेत है।
चुनाव होते ही कर्नाटक सरकार ने जनता के सिर पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। इतना ही नहीं, राज्य के आम आदमी पर और अलग अलग तरीके के बोझ डालने की तैयारियां भी हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब पानी और बस का किराया भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि बेंगलुरु में पानी आपूर्ति को लेकर अब दाम बढ़ाए जाने वाले हैं। पानी के अलावा कर्नाटक में बसों का किराया बढ़ाए जाने पर भी कांग्रेस सरकार विचार कर रही है। और डीके सरकार ने पानी के संदर्भ में तो स्पष्ट कर दिया है कि इसको संभालने वाला जो डिपार्टमेंट है वो घाटे में चल रहा है और अब ये हाई टाइम है कि हम इसको लेकर विचार करें और डिपार्टमेंट को